चलिए बच्चों, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड द वेस्ट, यानी छोटी छोटी नदियां जो कि वेस्ट की तरफ बह रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसी छोटी नदियां भी हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं, उनके कोर्सेज थोड़े शॉर्ट हैं, छोटी हैं। तो ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से नदियां छोटी हैं? इनमें से कुछ नदियों को हम ट्रेस करेंगे गुजरात में। जैसे गुजरात में अगर हम देखें तो शत्रुंजी है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि दलकावा करके एक जगह है अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, दलकावा के पास से ओरिजिनेट करती है। ऐसे ही भद्रा है, भद्रा भी एक छोटी रिवर है जो कि अनियाली विलेज में ओरिजिनेट करती है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। फिर ऐसे ही एक तीसरी रिवर है धादर। ठीक है, धादर एक छोटी सी रिवर है जो कि घंटार विलेज में, जो कि पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से निकलती है। तीन रिवर, फोर्थ हो गई बेटा साबरमती और फिफ्थ हो गई माही। ये पांच ऐसी छोटी छोटी रिवर्स हैं जो कि गुजरात में बहती हैं और अरेबियन सी में जाके अपना पानी गिराती हैं, यानी वेस्ट की तरफ बहने वाली छोटी छोटी रिवर्स हो गई। इसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वैतरना नाम की एक छोटी सी रिवर है जो कि त्रिम्बक हिल से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से, जो कि 670 मीटर सी हिल से ऊंचा है ना। ये जाके फिर अरेबियन सी में जाके गिरती है। अब हम कर्नाटका की बात करते हैं तो काली नदी हो गई जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में निकलती है, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और कारवार बे में जाके जाके गिरती है अब अरेबियन सी में, है ना। ऐसे ही बेत्ती रिवर की बात करेंगे, वो हुबली धारवाड़ के पास से निकलती है। इसके बाद 160 किलोमीटर चल के अरेबियन सी में जाके गिरती है। फिर थर्ड रिवर शरावती, इंपॉर्टेंट रिवर है बेटा, है ना। शरावती कर्नाटक की एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि वेस्ट की तरफ बहती है। ये शरावती रिवर, ठीक है, शरवती बोलते हैं, ठीक है, शरवती रिवर, सॉरी, ये शरबती शिवमोगा से निकलती है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है किस चीज की माइंस के लिए फेमस है। तो कर्नाटका में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के पास से ऑरिजिनेट होती है शरवती, ठीक है, शरवती रिवर। बेटा ये शरवती रिवर की एक इंपॉर्टेंस है, इस रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है गेरोसोपा या जोग वाटरफॉल, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत देखने लायक जो वाटरफॉल है। आपको ये बताना है कि इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। ये दो क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। इसी तरीके से हम छोटी रिवर्स की बात करते हैं तो बेटा वर्ल्ड की और इंडिया के दो, मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है और इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। ठीक है, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडिविजुअली बताना है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में भी दो छोटी छोटी रिवर्स हैं जो कि बहती हैं। एक का नाम है मांडवी, ठीक है, मांडवी बोलते हैं या मंडोवी बोलते हैं, दूसरी ज्वारी। ठीक है, इसके बाद केरला की बात करते हैं तो केरला बिल्कुल पॉइंटेड जगह है। तो केरला की जो कोस्ट लाइन है वो नैरो है। यहाँ की जो सबसे लंबी रिवर है, बेसिकली इंडिया की सबसे छोटी हुई, लेकिन यहाँ की जो सबसे लंबी रिवर है उसका नाम है भारत पूजा। ठीक है, भारत पूजा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि अन्नामलाई हिल से निकलती है। केरला के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे पोन्नी नाम से भी जाना जाता है। तो पोन्नी नाम होने की वजह से इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ गई? बेटा पोन्नी का मतलब है गोल्ड प्रोड्यूसिंग रिवर, मतलब ऐसा कि यहाँ पर गोल्ड नहीं प्रोड्यूस होता, इसकी फर्टिलिटी इतनी ज्यादा है कि हाथी जितनी जगह में बैठेगा उतनी जगह में इतना व्हीट प्रोड्यूस है, इतना कोर्स ग्रेन प्रोड्यूस हो सकता है जिसे एक फैमिली पूरे साल खा सकती है। इतनी ज्यादा फर्टिलिटी है, इसीलिए इसे पोन्नी या गोल्ड प्रोड्यूसिंग रिवर कहते हैं। ये 5397 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ड्रेन करती है। और शरवती से इसका हम कंपेयर करके देख सकते हैं। ये रहे बेटा इसके शरवती का 21,000 का है, जबकि हम अगर भारत पूजा की बात करें 5,000 समथिंग का है। ठीक है, इसके बाद पेरियार, बेटा पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट की वजह से पेरियार प्रोजेक्ट बनाया गया। ये केरला की दूसरी लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, याद रखना बेटा पेरियार के पास में बायोडाइवर्सिटी भी है। ठीक है, यहाँ का जो कैचमेंट एरिया है 5243 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, बायो रिजर्व है पेरियार में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर हम इन दोनों के भारतपूजा और पेरियार की बात करते हैं तो कैचमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ 100 समथिंग, 150 के समथिंग का डिफरेंस है बस। अगर केरला की दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर की बात करते हैं तो एक है पाम्बा, पाम्बा नाम की रिवर है जो कि बेवनांद में फॉल करती है। ये 177 किलोमीटर का रास्ता चलती है। इसके बाद बात करते हैं ईस्ट की तरफ बहने वाली रिवर्स की। तो बेटा इसी तरीके से कुछ रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं, ठीक है, अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ में। इनमें से कुछ के नाम हम देखते हैं। तो बेटा इनमें से कुछ रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ये छोटी हैं लेकिन फिर भी इनकी इंपॉर्टेंस है, जिसमें स्वर्ण रेखा
बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है बेटा, जमशेदपुर इसी शहर के नदी के किनारे है। स्वर्णरेखा, बैतरानी, ब्राह्मी, वसुंधरा, पेन्नर, पलार, वैगई, है ना, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि ईस्ट की तरफ बहती हैं। इनको एटलस पे मार्क करके देखिएगा कि ये एटलस पे आपको मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। बेटा कंपैरिजन देखते हैं हिमालयन रिवर का और पेनिनसुलर रिवर का। तो हिमालयन रिवर है वो ग्लेशियर से, मतलब ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। पेनिनसुलर रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड और पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं। ये पेरिनियल है, पूरी साल पानी रहता है, जबकि ये सीजनल है, यानी रेनफॉल के समय पे पानी रहता है। ये एंटीसीडेंट है, यानी अपना रास्ता नहीं बदलती मेनली, और कॉन्सिक्वेंट है, स्लोप के अकॉर्डिंग बहती हैं। ये सुपर इम्पोज्ड है। सुपर इम्पोज्ड रिवर उन्हें बोलते हैं जो शुरुआत में तो सॉफ्ट रॉक पे बहती हैं, लेकिन बाद में जब ये बसाल्ट रॉक पर जाती हैं तब ये अपने स्लोप के अलोंग ही बहती रहती हैं, यानी इनका इस हार्डर टोपोग्राफी से कोई रिलेशन नहीं होता। जबकि रिजुवनेटेड है, यानी यहाँ से छोटी छोटी ट्रेलेस रेडियल रेक्टेंगुलर पैटर्न से मिलकर बनी हुई हैं। नेचर की बात करते हैं तो ये लॉन्ग कोर्स में नदी बहती है, ये छोटी कोर्स की नदी है। अगर हम बात करते हैं कैचमेंट एरिया का, इसका बेसिन बहुत बड़ा है, इसका बेसिन रिलेटिवली छोटा है। अगर हम बात करते हैं इनकी एज की, तो जो हिमालयन रिवर्स हैं वो यंग और यूथफुल है, जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ओल्ड रिवर्स या मैच्योर रिवर्स में काउंट की जाती हैं। रिवर रिजाइम की बात करते हैं तो रिजाइम का मतलब क्या होता है बेटा, देखो किसी भी नदी में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो हर समय पूरे साल एक जैसा नहीं रहता है ना, वो सीजन टू सीजन चेंज करता है। जैसे गंगा और कावेरी की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम फ्लो एक पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत कम होता है। तो यही जो पैटर्न है पानी के फ्लो करने का किसी एक चैनल में एक साल में, इसी को हम उस नदी का रिजाइम कहते हैं। जैसे नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स की बात करते हैं जो हिमालय से निकलती है, ये पेरिनियल है, पूरे साल बहती हैं। जब ग्लेशियर पे बर्फ पिघलती है तो इसमें पानी आता है, इसके साथ साथ बारिश का पानी भी इसे मिलता है। ये जो रिवर्स है, जबकि साउदर्न इंडिया की, है ना, ये ग्लेशियर से तो ओरिजिनेट नहीं होती है ना, इसीलिए इनमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं। जिस समय पर मानसून आता है उस समय पर इनमें पानी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बेटा जो साउदर्न इंडिया की रिवर्स है उसके रिजाइम को कंट्रोल करने वाली जो सोलली पावर है वो रेनफॉल है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू पर जितनी भी नदी ऑरिजिनेट हो रही हैं उनपे पानी की क्वांटिटी को कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल करेगा, जबकि नॉर्दर्न इंडिया में ग्लेशियर की बर्फ भी करती है और रेनफॉल भी करती है। ये जो नदियां हैं ये अपना जो पानी है जिसे डिस्चार्ज करती हैं, इसको भी हम टाइम के अलोंग मीजर करते हैं। मतलब कितना पानी एक नदी में बह रहा है कितने टाइम के अकॉर्डिंग, इसको भी मीजर किया जाता है। जैसे अगर मान के चलो 1 क्यूबिक फीट, यानी एक एक क्यूब मान लो 1 क्यूबिक फीट, जिसकी सारी डायमेंशन 1 1 फीट की हैं, इसमें जितना पानी होगा वो कहलाएगा 1 क्यूबिक फीट पानी। ठीक है, 1 क्यूबिक फीट पानी ये कहलाएगा। और ये एक सेकंड में, एक बह रहा है, या जितने भी 1 क्यूबिक फीट बह रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्यूसेक्स, है ना। हम कहते हैं इस नदी में इतना क्यूसेक पानी बह रहा है, क्यूसेक का मतलब होता है इतने क्यूबिक फीट पानी पर सेकंड बह रहा है। इसी को बेटा फ्लोइंग पानी के फ्लो करने को टाइम के अलोंग क्यू मैक्स में भी नापा जाता है। क्यू मैक्स मतलब क्यूबिक, मैक मतलब मीटर, एक्स मतलब सेकंड। इतने क्यूबिक मीटर पानी पर सेकंड बह रहा है, इसे क्यू मैक्स में भी नापते हैं। बेसिकली क्यूसेक में ज्यादा नापा जाता है, क्यूसेक मेन यूनिट है इसको नापने की। गंगा की बात करते हैं तो गंगा में जो सबसे कम पानी फ्लो करता है वो जनवरी से लेकर जून के पीरियड में करता है, क्योंकि इस समय पे थोड़ा सूखा होता है, बारिश होती नहीं है। जबकि मैक्सिमम पानी की बात करें वो अगस्त या सितंबर में होता है, जब मानसून का टाइम पीरियड आता है ना। और सितंबर के बाद हम देखें तो इसके पानी में फिर से कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि गंगा का जो रिजाइम है वो मानसून रिजाइम है, यानी रेनी सीजन में बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं रिवर्स की, ऐसी रिवर्स जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में है गंगा बेसिन की, है ना, उनमें ये जो रिजाइम में डिफरेंस है देखा जा सकता है। गंगा मेंटेन करती है अपना साइजेबल फ्लो, यानी वो पूरे साल मतलब कुछ ना कुछ थोड़े अमाउंट पानी को बहाती है, समर के टाइम पर भी। क्यों? क्योंकि उस समय पे बर्फ पिघल पिघल कर पानी के रूप में नदी में बह रहा होता है। जबकि मानसून बेसिन रिजाइम की बात करेंगे, है ना, जब मानसून रेन शुरू होती है तो उस समय पर यहाँ पानी बढ़ जाता है। अगर गंगा की मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात करें तो फरक्का पर मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है 55,000 क्यूसेक्स का, यानी 55,000 क्यूबिक फीट पानी पर सेकंड बहता है। जबकि जब सबसे कम की बात करेंगे तो सिर्फ 1300 क्यूसेक पानी बह रहा होता है पर सेकंड, सबसे कम समय पर।
अगर दो पेनिनसुलर रिवर्स की हम बात करें जिनके रिजाइम्स को अगर हम देखेंगे हिमालयन रिवर से कंपेयर करेंगे तो बड़ा हमें इंटरेस्टिंग डिफरेंस दिखेगा। जैसे नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा के जो कम फ्लो होता है वो जनवरी से लेकर जुलाई के टाइम पीरियड पर होता है, लेकिन सडनली जब बारिश का टाइम आता है तो अगस्त में मैक्सिमम फ्लो पर पहुंच जाता है। जबकि अक्टूबर में बात करेंगे, अक्टूबर में इसमें पानी कम तो हो जाता है अगस्त के कंपेरेटिवली, ठीक है। अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा के पानी के फ्लो को गुरुदेश्वर में नापा गया तो मैक्सिमम फ्लो रहता है 2300 क्यूसेक का। मतलब देखो जाओ, जो गंगा का मिनिमम है उसके लगभग आसपास में नर्मदा का मैक्सिमम पानी फ्लो करता है, जबकि मिनिमम फ्लो के समय पे इसमें सिर्फ 15 क्यूसेक पानी रह जाता है, यानी 15 क्यूबिक फीट पानी पर सेकंड बहता है, जो कि लगभग ना के बराबर है। माना जाता है कि लगभग खत्म पर होने वाला है ना, मतलब सूख गई है नदी। इसी तरीके से अगर साउदर्न सबसे बड़ी नदी की बात करें गोदावरी की, गोदावरी का भी मिनिमम डिस्चार्ज मई तक बना रहता है, जबकि जुलाई अगस्त में मैक्सिमम इसमें पानी बह रहा होता है, सबसे ज्यादा डिस्चार्ज करती है। अगस्त के बाद इसमें शार्प फॉल आना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर में नदी में इतना पानी होता है जो कि जनवरी और मई के कंपेरेटिवली ज्यादा है। जनवरी से लेकर मई तक गोदावरी में जितना पानी होता है उससे ज्यादा पानी अक्टूबर और नवंबर में रहता है, जबकि इस समय पे काफी कम हो चुका है। अगर हम गोदावरी की बात करें तो पोलावरम में इसको नापा गया 3200 क्यूसेक से, जबकि मिनिमम फ्लो की बात करेंगे वो लगभग सिर्फ 50 क्यूसेक रह जाता है। तो अगर हम नॉर्दर्न और साउदर्न रिवर्स की बात करें तो हमें पता चल रहा है कि इनके रिजाइम में कितना डिफरेंस है। गंगा का मैक्सिमम रिजाइम 55,000 का है, जबकि सदन में जो सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी उसका सिर्फ 3200 का है। समझ में आ रहा है ना कितना ज्यादा डिफरेंस है पानी के बहने का नॉर्दर्न रिवर और सदर्न रिवर्स के बीच में। अब हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ यूजिबिलिटी ऑफ रिवर वाटर की, रिवर के पानी के इस्तेमाल की बात करते हैं। तो इंडिया की जो रिवर है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी लेके जाती हैं, है ना, जो कि टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग लगभग अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पेरिनियल रिवर्स में पूरे साल पानी रहता है, लेकिन नॉन पेरिनियल रिवर्स में पूरे साल पानी नहीं रहता, ड्राई सीजन में लगभग सूख सा जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक टाइम पर जब किसी नदी में हमारे देश में बाढ़ आई हुई होती है तो उसी समय पर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे सूखा पड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्राउट प्रोन रीजन की वजह से। एक जगह जहां बारिश आ रही है यहाँ पर तो बारिश की वजह से पानी आ गया, तो इस रीजन में बाढ़ आ गई। जबकि ये वाला रीजन जहां पर हमारी मानसून विंड्स नहीं पहुंच पाई यहाँ पर अभी भी ड्राउट रह गया, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो अवेलेबिलिटी है वाटर रिसोर्स की, मतलब ये जो पानी की अवेलेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है ये वाटर रिसोर्स की वजह से प्रॉब्लम आई है या पानी के मैनेजमेंट ना होने की वजह से प्रॉब्लम आई है? क्या आप ऐसे कुछ मीजर बता सकते हो जिससे फ्लड की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके या ड्राउट्स को कंट्रोल किया जा सके एक साथ हमारे देश में? ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ मीजर्स मुझे लिख के बताने होंगे कि ऐसे कौन से मीजर्स हैं जिससे हम सूखे को और बाढ़ को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ बेटा। बेटा नहीं, बेटा नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझो, जैसे ये वाली रिवर है पेरिनियल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ्लड आ रही है। जबकि ये एक रिवर है जिसमें जो कि नॉन पेरिनियल है, इसमें सूखा पड़ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इंटरलिंकेजेस बिटवीन चैनल्स, इस नदी और इस नदी को जोड़ सकते हैं आपस में कैनाल की मदद से। तो क्या होगा, यहाँ का जो सरप्लस पानी होगा वो यहाँ पहुंचाया जा सकता है। इस तरीके से कैनाल्स को भी आपस में इंटरलिंकेजेस के द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो इस इंटर बेसिंग लिंकेजेस से हम ये काम कर सकते हैं। बाकी ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए, इन प्रोजेक्ट्स की मदद से भी सब हो सकता है। आपने न्यूज़पेपर्स में कई बार सुना होगा कि रिवर्स को जोड़ा जा रहा है ना, कैनाल्स खोदी जा रही हैं जो कि गंगा के पानी को पेनिनसुलर रिवर तक पहुंचाएंगी। लेकिन इसके रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो हमारे यहाँ का जो टेरेन है, जमीन है, वो एक जैसी नहीं है। तो क्या प्लेन के पानी को प्लेट्यू रीजन पर ऊपर चढ़ाया जा सकता है? देखो, पानी को स्लोप के अकॉर्डिंग बहाया तो जा सकता है, लेकिन ऊपर उठाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बेटा क्या करना पड़ता है, लिफ्ट डैम्स बनाने पड़ते हैं, है ना, जो पावर लिफ्टिंग होती हैं, मशीन की बेसिस पे पानी को लिफ्ट कराया जाता है। तो इसके बेसिस पे आपको एक डिबेट ऑर्गेनाइज करनी है जिसपे जिसके इन सभी चीजों को लेकर जिसके बारे में बात की जाएगी। अगर हम बात करें तो इन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें रैंक देना है। जैसे प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम है सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, नदी के पानी में पॉल्यूशन है, नदी में सिल्ट यानी कीचड़ इकट्ठी हो जाती है, अनइवन सीजनल फ्लो है पानी का नदियों में, नदियों के जो पानी को लेकर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट बना रहता है, जैसे कृष्णा के पानी को लेकर है। इसके अलावा जो चैनल्स हैं वो श्रिंक कर जाते हैं अपने
थलग मतलब होता है बेटा, थैलेक का मतलब होता है जो सबसे मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो नदी बह रही है मान के चलो, तो नदी का जो सबसे सबसे कम गहरे पॉइंट्स होता है, इसको जोड़ने वाली लाइन को थॉलेक लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे कम पानी है तो इसके अलोंग क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सेटलमेंट्स बन जाते हैं, लोग घर वगैरह बना लेते हैं, तो इसकी भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये नदियों का पानी पॉल्यूट कैसे हो जाता है? क्या आपने कभी शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है? इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स है, इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा प्रोडक्ट है, उसे कहाँ डिस्पोज करा जाता है? नदियों के पास में क्रीमेशन ग्राउंड्स यानी जो ये होते हैं शमशान घाट बना दिए जाते हैं, कई बार डेड बॉडीज को भी नदियों में फेंक दिया जाता है। कुछ अकेजन्स और कुछ फेस्टिवल्स के समय पे फूलों को, मूर्तियों को नदियों में बहाया जाता है। बहुत बड़े स्केल पे नदियों में नहाया जाता है, कपड़े धो जाते हैं, जिससे नदियों का पानी पॉल्यूट हो जाता है। इन नदियों के पानी को पॉल्यूशन फ्री कैसे बनाया जा सकता है? गंगा एक्शन प्लान के बारे में हम पढ़ के देखेंगे, या दिल्ली के यमुना का जो क्लीन करने के लिए कैंपेन शुरू करा गया था, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए आपको मटेरियल्स और कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, जिनके बेसिस पर हम ये जान सकें कि किस तरीके से नदियों को साफ किया गया था। ठीक है?